हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को डीएस इंडिविजुअल कोचिंग पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा बता दूं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली हम उसको करंट के नाम से जानते हैं। हमारे घर पे जो बल्ब, टीवी, कूलर, फ्रिज चलता है उसी करंट से चलता है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी का कई फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एनर्जी हैज मेनी फॉर्म्स और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी वन ऑफ देम, ठीक है। ये भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। आप लोग फिजिक्स में लाइट भी पढ़ेंगे, लाइट भी एक फॉर्म होता है एनर्जी का, ठीक है। बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें थोड़ा सा चार्ज के बारे में जानना होगा, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे, ठीक है। तो जो चार्ज होता है, देखिए हर मैटर के अंदर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मैटर, और मैटर के अंदर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। ये सब जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज होता है। तो मैटर के अंदर आ गए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, ठीक है। आपको पहले से भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे है कि मैटर के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनका एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी उनमें होता है, जिसके चलते मैटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, मतलब दो मैटर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, या फिर अट्रैक्टिव हो सकता है जहां पे दो मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंट्री पार्टिकल का उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे चार्ज, जिस प्रॉपर्टी के चलते दो मैटर के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन देखते हैं। यह है आपका चार्ज के बारे में आपको जानना है। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्टिकल, the internal property of any elementary particle due to which there is a electrostatic force exists between टू बॉडीज, ठीक है। ये है आपका चार्ज का डेफिनेशन, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, इसके बाद हम देखेंगे, सपोज मैंने आपको यहां पे बोल दिया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ड्यू टू चार्ज है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं और कुछ इस तरह से पेपर का पीसेस लेते हैं, ठीक है। पेपर के टुकड़े, पेपर का पीसेस या पेपर के टुकड़े लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करेंगे, मतलब घिसेंगे, ठीक है। उसके बाद उस ग्लास रॉड को किसके पास लाएंगे, इन पेपर के टुकड़े के पास लाएंगे। आप लोग देखेंगे कि ग्लास रॉड पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है।
तो अगर आप बिना सिल्क क्लॉथ पे घिसे ग्लास रॉड को इन पेपर के पीसेस के पास लाएंगे तो ग्लास रॉड इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट जब आप रब कर देंगे और फिर पेपर के टुकड़े के पास ग्लास रॉड लाएंगे तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो मैंने वहां पे जो फोर्स के बारे में बताया था वो यही फोर्स है। ठीक है, ग्लास रॉड भी मैटर है, पेपर का पीसेस भी मैटर है, इन दोनों में ये अट्रैक्शन हुआ। और वो किस लिए हुआ? ड्यू टू चार्ज। ये कैसे हुआ मैं आपको बता दूं। जैसे ही हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब किए तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गया, जिसे ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ग्लास रॉड को पेपर के पीस के पास लाए, देखिए ग्लास रॉड में अब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो इसलिए पेपर के टुकड़े में जो इलेक्ट्रॉन है ग्लास रॉड उसको अट्रैक्ट किया टू बिकम न्यूट्रल। ठीक है, वो खुद को न्यूट्रल करने के लिए पेपर के पीसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट किया, जिसके चलते पेपर के पीसेस भी अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स ग्लास रॉड। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कहीं पे इस तरह से फोर्स ऑफ रिपल्शन भी देखने को मिलता है, तो वो ड्यू टू किस लिए है? चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज किसका प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए मैटर। ठीक है, एक मैटर के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा हूं, उन्हीं का प्रॉपर्टी होता है चार्ज, और उन्हीं के चलते ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ये जो चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये स्केलर में आता है या वेक्टर में आता है? आपको याद रखिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, और इसका जो एसआई यूनिट है, किस यूनिट में इसको मेजर किया जाएगा एसआई सिस्टम में, वो है कूलम। ठीक है, साइंटिस्ट कूलम के नाम पे जो चार्ज का एसआई यूनिट रखा गया है कूलम, और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, पूरा कूलम नहीं लिखा जाता है, कैपिटल सी लिखा जाता है, ऐसे कूलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज किसी के पास 5 कूलम चार्ज है तो वो कैसे लिखेगा? 5C, मतलब क्या पढ़ा जाएगा? 5 कूलम लिखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे 5 कूलम। ठीक है, ये है आपका चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट हो गया कूलम। ठीक है, अब आप लोगों को 2 रूल पता है, फंडामेंटल रूल जो होता है चार्ज में, आप लोग ये भी जानते हो। पहला रूल या फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? जब हम इक्वल चार्ज को पास लाएंगे तो इक्वल चार्ज क्या करेंगे? रिपेल, इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये है पहला फंडामेंटल रूल। दूसरा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, ये हो गया आपका सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन है उसका चार्ज जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर देखेंगे यूनिवर्स में 2 टाइप का चार्ज एग्जिस्ट करता है, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलेगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को पास लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है मेन फंडामेंटल रूल चार्ज के बारे में। उसके बाद चार्ज का 3 बेसिक प्रॉपर्टीज भी होता है। 3 बेसिक प्रॉपर्टीज।
तो ये क्या होता है, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज मैं बता दूं। पहला है एडिटिविटी, दूसरा है आपका क्वांटाइजेशन, और जो तीसरा है वो है कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से 3 बेसिक प्रॉपर्टीज भी चार्ज का होता है। एडिटिविटी का मतलब देखिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और 2 टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए सपोज किसी के पास +5 कूलम चार्ज है और किसी के पास -11 कूलम चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज है, ये नेगेटिव 11 कूलम चार्ज है। अगर इन दोनों को ऐड करके टोटल निकाला जाए तो ये हो जाएगा -6 कूलम चार्ज। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे हम अलजेब्रा में इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहां पे भी चार्ज का भी वैसे ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। ये है एडिटिविटी प्रॉपर्टी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के लिए मैं एक तो एक्सप्रेशन आपको लिख देता हूं, Q = NE। Q का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E फॉर, देखिए E फॉर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं आपको कि ये E का मतलब क्या है और ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, क्वांटाइजेशन एक फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। इस कब हम बोलेंगे, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअसली हमें नहीं मिल रहा है। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर रहा है बट नॉन कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, तब उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सपोज जैसे कंटिन्यूअस का मतलब 5 के बाद, देखिए 5 के बाद 5.1 भी हो सकता है या 5 के बाद 5.3 भी हो सकता है, डायरेक्ट तो 6 नहीं होगा। देखिए 5 नंबर लाइन पे अगर हम बात करेंगे 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट 5 to 6 नहीं जा पाएंगे, अगर हम बात करेंगे, अगर पूरा कंटिन्यूअसली देखेंगे 5 से 6 जाने के लिए, तो इनफाइनाइट नंबर्स दे के हमें 6 तक पहुंचना होगा। ये है कंटिन्यूअस। ठीक है, बट यहां पे अगर 5 और 6 के बीच में कोई नहीं है, आप डायरेक्ट 5 to 6 जा रहे हैं, तो ये नॉन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो यहां पे क्या है, इस केस में क्या है, जो 1.6 इंटू जो E का वैल्यू मैं लिखा हूं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये जो चार्ज आप लोग देख रहे हैं ये है मिनिमम चार्ज। इससे कम चार्ज और नहीं है। जब सपोज एक मैटर है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है इस मैटर के अंदर। इसका मतलब जो मिनिमम चार्ज है यूनिवर्स में वो है E है, यही है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड या प्रोटॉन का भी यही चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है बट वो उसका नेचर जो है वो नेगेटिव है। एक प्रोटॉन का भी इतना चार्ज है बट उसका नेचर पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव नेचर है, प्रोटॉन का पॉजिटिव नेचर है। यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात हो रही है, जो प्लस माइनस साइन में यूज कर रहा हूँ, वो उनका नेचर को डिफाइन कर रहा है। बट हम न्यूमेरिकल जब करेंगे उसमें प्लस माइनस वैल्यू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहीं पे यूज करना होगा तो यही वैल्यू यूज करूंगा, अगर प्रोटॉन का चार्ज यूज करना होगा तब भी यही वैल्यू यूज करूंगा। मैं वहां पे साइन यूज नहीं करूंगा, प्लस माइनस ये साइन यूज नहीं करूंगा। तो मैंने क्या कहा क्वांटाइजेशन में कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज जो है वो है मिनिमम चार्ज। ठीक है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है मैटर के अंदर तो आपको इतने चार्ज मिलेगा। ठीक है, और इस चार्ज को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वांटाइजेशन। या फिर सिंपली आप इतना याद रखिए, जब एक फिजिकल क्वांटिटी
कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करता है, डिसकंटिन्यूअसली वेरी करता है, तो हम कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, आपको न्यूमेरिकल में ये जरूरत पड़ेगा, आप लोग याद रखिए। Q इक्वल टू एन ई, Q स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ चार्ज, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, द मिनिमम या द लिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो है यहाँ पे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन क्या होता है, देखिए यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम रहता है। हम चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन सेम, ये है कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज का 3 बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब ये था चार्ज के बारे में। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, अगर सवाल आया कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहां पे मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया था Q इक्वल टू एन ई, और आप लोग याद रखिए चार्ज को जब डिनोट किया जाता है कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कहीं पे कैपिटल Q यूज होता है, कहीं पे स्मॉल q यूज होता है, किसके लिए, चार्ज के लिए। तो मैंने वो एक्सप्रेशन लिखा Q इक्वल टू एन ई। आप लोग देखिए Q मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम्ब दिया है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे पूछा है डैश इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए n लिख दूंगा, n हमें पता करना है। E का वैल्यू मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, n का वैल्यू निकालूंगा। कैसे, ये जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई है इस तरफ आएगा, 1 कूलम्ब के साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। तो अब 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, डिवाइड हो रहे हैं, तो यूनिट नहीं रहेगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन होता 5 कूलम्ब चार्ज, तो आपको क्या करना होता, यहाँ पे 5 कूलम्ब लिखना होता, यहाँ भी 5 कूलम्ब लिखना होता, और यहाँ पे जो आंसर आता वो इसी का 5 टाइम्स आता। ठीक है, मतलब इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा वही आंसर आता है। ठीक है, तो ये है एक सवाल आपके बुक में होता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में थोड़ा सा आइडिया, जो कि आपको बेसिक आइडिया मैंने दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, देखिए आप लोग इसको पहले भी आप लोग पढ़े हो, बड़ा आसान चीज है। कंडक्टर का मतलब वो मैटर को हम कंडक्टर कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करेगा। जैसे दुनिया में जितने सारे मेटल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करता है या करंट एनर्जी फ्लो करता है, वो सब किस में आते हैं, कंडक्टर में। साथ में ग्राफाइट एक नॉन मेटल है। ठीक है, जो पेंसिल का जो लीड होता है, जो यूज होता है पेंसिल में, तो वो है ग्राफाइट, मतलब कार्बन कह सकते हैं। कार्बन का एक एलोट्रॉप है या फिजिकल फॉर्म है, ये एक नॉन मेटल है, बट ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये भी आता है कंडक्टर में। इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर वो मैटर होता है या वो सब्सटेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो नहीं करता है। जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, इबोनाइट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर करंट एनर्जी फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो सब सब्सटेंस के किस में आ जाते हैं, आपका इंसुलेटर में। याद रखिएगा, प्योर वाटर भी, प्योर वाटर, अगर वाटर में कोई इम्प्योरिटीज नहीं है
तो वो इंसुलेटर में आएगा। प्योर वाटर ऑल्सो है इंसुलेटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अब बात है कि कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इंसुलेटर क्यों नहीं करता है। आप लोग इसका आंसर याद रखिए। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके चलते कंडक्टर करंट फ्लो करता है, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है। बट इंसुलेटर के अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो ये था आपका कंडक्टर। आपको ये याद रखना होगा कि ये क्वेश्चन है कि व्हाई कंडक्टर इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज एक मैटर है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा आइडिया दे दूं। सपोज ये मैटर है और मैटर के अंदर होंगे एटम्स, इस तरह से ढेर सारे एटम्स होंगे, क्लोजली पैक होंगे। सपोज मैं एक सॉलिड कंडक्टर लिया हूं तो उसमें क्लोजली पैक होंगे। तो हर एटम में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस यहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे, तो यहां से कोई नहीं, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं, तो उन एटम से कभी कभी क्या होता है, ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, इस एटम से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आके रहते कहाँ हैं, जो भी मैटर होगा उसके सरफेस में ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। या फिर इसके लाटिस या स्ट्रक्चर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं और जो फ्री स्पेस है यहाँ पे देख रहे हैं वहीं पे मूव करने लगते हैं, ठीक है। आर्बिटरीली मूव करने लगते हैं और इन्हीं को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन इस एटम के अंदर सबके सब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका थर्मल एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, एटम से बाहर आके कहां पे, मैटर के सरफेस पे आ जाते हैं, या मैटर के अंदर जो एटम के बीच में जो फ्री स्पेस में है तो उसी स्पेस में मूव करने लगते हैं। तो उनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कंडक्टर के अंदर होता है, इंसुलेटर के अंदर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने ही। आज हम ये जो टॉपिक पढ़े, आप लोग बुक लीजिएगा, उस पे जितने सारे क्वेश्चन है आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चीज या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट वाइज इस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। आज के लिए इतने ही। थैंक यू।